तो दोस्तों, हाथ जोड़कर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। और हमेशा की तरह मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। तो आज आप सभी ने थंबनेल देखकर तो पहचान लिया होगा कि आज मैं आप सभी को शमशान घाट की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं थोड़ा बहुत आप सभी को कहानी शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि आखिर कहानी में आप सभी को क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो बेसिकली कहानी है एक 23 साल की लड़के की जो लेट नाइट को अपने दोस्त की एक पार्टी अटेंड करके अपनी कार में घर वापस लौट रहा होता है। बट अचानक से एक सुनसान सड़क पर होता कुछ ऐसा है कि उसका जो कंट्रोल होता है वो उसकी कार से हट जाता है और उसकी जो कार होती है वो एक डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और उसकी कार की बहुत बुरी हालत हो जाती है। बहुत मुश्किल से वो लड़का अपनी जान बचाकर कार से बाहर निकलता है और उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला होता है। तभी अचानक से वो रोड पर कुछ ऐसा देखता है जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ता है और वो भागते भागते पहुंच जाता है एक शमशान घाट में। और वहां पर वो जब अपनी जान बचाने के लिए पहुंचता है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं। आखिर क्या होता है उस लड़के के साथ ऐसा जिसकी वजह से उसकी कार डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और वो क्यों भागता है वहां से, और आखिर में उस शमशान घाट में उसके साथ क्या होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए प्लीज कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। रात के तकरीबन 1 बजे हुए थे और रोहित अपनी कार में बैठकर ड्राइविंग करता हुआ अपने घर वापस लौट रहा था। एक सुनसान सड़क पर उसकी जो कार थी वो एक नॉर्मल स्पीड में चल रही थी। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा हुआ था और दूसरी हाथ से वो अपने व्हाट्सएप के चैट्स चेक कर रहा था और ऐसे ही करते हुए गाड़ी आगे बढ़ रही थी। तभी उसी सुनसान सड़क पर रोहित को कुछ अजीब लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उस रोड पर कुछ ना कुछ गलत है और वो चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे उसी रोड पर कुछ छुपे हुए लोग नजर आए जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लुटेरे हैं और वहां पर चोरी करने के मकसद से घात लगाकर बैठे हुए हैं। यही सब सोचकर रोहित को डर लगने लगा और उसने अपनी कार की स्पीड को बढ़ा दिया, ये सोचकर कि वो उनसे बच जाएगा। बट गलती यहीं पर होती है। वो कार की स्पीड को तकरीबन डबल कर देता है और अचानक से उसकी कार का जो टायर होता है वो फट जाता है और रोहित अपनी कार से कंट्रोल खो देता है। उसकी कार सीधा एक डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और उसके कार के जो एयर बैग्स होते हैं वो खुल जाते हैं। बहुत मुश्किल से रोहित अपनी जान बचाकर उस कार से बाहर निकलता है और वो देखता है कि रोड पर कीलें बिछाई गई थी। ये देखकर वो साफ समझ जाता है कि उसकी जान जो है वो खतरे में है और वो आसपास देखने लगता है। तभी उसके सामने 4-5 गुंडे जो है नकाबपोश, वो हाथ में चाकू और धारदार हथियार लेकर उसके पास आने लगते हैं। रोहित के पास ना ही हैरान होने का समय था ना ही डरने का। उसे समझ आ गया था कि उसकी एक गलती उसकी जान ले लेगी। वो सभी गुंडे सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, अबे ओए, जो कुछ भी तेरे पास है सब कुछ दे, अपना फोन, वॉलेट सब कुछ दे, वरना जान से जाएगा, समझा। ये सारी बातें वो गुंडे बोले जा रहे थे और उसके बाद रोहित को कुछ और नजर नहीं आया और वो वहां से भागने लगा। जितनी जान हो सकती थी रोहित ने लगाई और वो वहां से बहुत तेजी से भागा। उसके पीछे पीछे वो गुंडे भी अपने हथियार लेकर पीछे पड़ गए और रोहित की हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उसकी जान मानो हलक में अटकी हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो बदमाश भी उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन रोहित अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था जिसकी वजह से उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा अच्छा था। अपने अच्छे स्टैमिना और स्पीड की वजह से वो उन बदमाशों से बचकर काफी आगे निकल जाता है और उसे अपनी जान बचाने के चक्कर में ये भी नहीं पता चलता कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। उसे बस जो रास्ता मिलता वो उस पर भागता चलता। बस उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मैं जैसे तैसे इन चोरों से बच जाऊं, वरना ये आज तो मुझे जान से मार ही देंगे। यही सब सोचते हुए वो एक सुनसान रोड पर पहुंच गया और वहां पर आगे बढ़ता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से एक बहुत बड़ा बैनर जो था वो उसके सामने आया और उस पर लिखा हुआ था शमशान घाट। ये देखकर रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि आगे रास्ता खत्म था और शमशान घाट शुरू हो रहा था।
रोहित वहीं पर सांस लेते लेते सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक से उसे सुनाई दिया उन्हीं गुंडों बदमाशों की आवाज। वो सभी कह रहे थे, कहाँ गया, पकड़ो जल्दी उसको, उसका तो आज काम खत्म कर देना है। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे बच के भागने की? आज तो उसके अंदर चाकू डालकर उसकी सारी अतड़ियां बाहर निकाल देंगे। वो सारे गुंडे ये सब चिल्लाते हुए वहां भाग रहे थे और रोहित को पता चल गया कि अब उसे उस शमशान घाट में घुसना ही पड़ेगा। मजबूरी क्या नहीं करवाती। यही सब सोचकर रोहित उस शमशान घाट में घुस गया। शमशान घाट में घुसने के बाद उसने देखा वहां पर काफी चिताएं जल रही थी और काफी चिताएं सुलग रही थी। वो शमशान घाट एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और रोहित तो शमशान घाट के अंदर घुसे जा रहा था। बस उसे अपनी जान की परवाह थी। तभी उसने देखा कि वो सभी जितने भी चोर डकैत थे वो दरवाजे के पास खड़े थे और उन्होंने रोहित को देख लिया। अब रोहित की जो जान थी वो हलक में आ गई, ये सोचने में कि अगर ये अंदर आ गए तब वो बचकर कहाँ जाएगा। इसलिए वो बिना रुके भागे जा रहा था और वो सभी चोर लुटेरे दरवाजे के पास खड़े होकर ही चाकू दिखा दिखाकर रोहित को धमका रहे थे और अपने पास बुला रहे थे और बार बार धमकी दे रहे थे कि अगर तुम यहाँ नहीं आए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन रोहित ने किसी की एक ना सुनी और वो शमशान घाट के अंदर घुसता रहा। तभी उसने देखा कि वो जितने भी गुंडे थे वो वहां से भाग गए। उसके बाद वो कहाँ गए इस बात का कुछ पता नहीं। उसके बाद रोहित ने बहुत गहरी गहरी सांसें ली और जब उसका दिमाग शांत हुआ उन चोर डकैतों के जाने के बाद, तब उसने आसपास देखा कुछ लोग भी वहां पर मौजूद थे। उन लोगों को देखकर रोहित को थोड़ी सी शांति मिली कि चलो वो इस शमशान घाट में अकेला नहीं है। रोहित हाफता हुआ उन लोगों के पास गया। वो सभी लोग एक चिता के पास खड़े थे और वो चिता जल रही थी। उसके बाद रोहित ने घबराते हुए कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप मुझे फोन दे सकते हैं? मेरा फोन जो है वो एक्सीडेंट में टूट गया, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। ये बात सुनते ही वो लोग जो थे उनकी गिनती 3 थी और वो तीनों लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उसके बाद उन्होंने रोहित की शक्ल देखी और एक आदमी ने बहुत ही भारी आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जब रोहित ने ये आवाज सुनी तो उसे काफी अजीब लगा। वो आवाज किसी आम इंसान की तो नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी रोहित को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि चलो किसी किसी की आवाज भारी और मोटी होती है तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। और रोहित ने कहा, मैं यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। असल में यहीं पास वाली रोड पर मेरी कार का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। उस रोड पर कुछ चोर डकैत घेरा लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने कुछ कीले जो है और नुकीली चीजें रोड पर बिछा रखी थी। मेरी कार वहीं से गुजरी और टायर जो था वो फट गया। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी जान बचाकर कार से बाहर आया तो वो लोग चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गए। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब मैं अपना फोन देख रहा हूँ तो फोन भी एक्सीडेंट में टूट गया है। प्लीज आप मेरी मदद करिए, बस मुझे एक ही कॉल करना है। उन तीनों में से फिर से उसी आदमी ने कहा, हमारे पास फोन नहीं है, चला जाए यहाँ से। उसके बाद जब ये बात रोहित ने सुनी तो उसे काफी अजीब लगा और उसने कहा, क्या आप तीनों में से किसी के पास फोन नहीं है? आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल हर इंसान के पास फोन है लेकिन आपके पास नहीं है। प्लीज झूठ मत बोलिए, प्लीज मुझे एक कॉल करना है, प्लीज एक कॉल करने दीजिए। और तभी वो जो आदमी था उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करी और उसने रोहित को घूरना शुरू कर दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन आंखों को देखकर रोहित को थोड़ा सा डर लगने लगा और रोहित ने कहा, आप ये मुझे कैसे देख रहे हैं? मैंने आपसे सिर्फ एक फोन करने के लिए फोन ही तो मांगा है, बट आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आपके पास फोन नहीं है? प्लीज मदद करिए। उसके बाद फिर से उसी आदमी ने भारी सी आवाज में कहा, इंसानों के पास फोन होते हैं, मरे हुए लोगों के पास नहीं, समझा? ये बात सुनते ही रोहित की हालत जो थी वो खराब हो गई और उसने कहा, आपको फोन नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आप मुझे ऐसे डरा नहीं सकते, मैं किसी और से फोन मांग लूंगा। उसके बाद क्या था, वो तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे
और फिर उस आदमी ने कहा, तुझे अभी तक पता नहीं चला कि इतनी रात को शमशान घाट में कोई आम आदमी तो बैठेगा नहीं। हम लोग आत्माएं हैं, समझा? ये भी, मैं भी, और ये मेरे साथ खड़ा है ये भी। हम तीनों की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। यही एक तांत्रिक ने हमारी आत्मा को कैद कर लिया है। अब हम उसके गुलाम बन चुके हैं। वो यहीं पर साधना कर रहा है और हमें यहाँ पर बैठा करके रखे। जब वो आएगा तब हमें यहाँ से ले जाएगा, समझा? तो उन तीनों आदमियों का जो हंसना था और जो भी बोलना था वो रोहित को पसंद नहीं आया और उसने कहा, ठीक है, लेकिन आपके बोलने का तरीका बहुत गलत है। आप जो भी होंगे मुझे मतलब नहीं है। पता नहीं झूठ बोलने से तुम लोगों को क्या मिलता है। शर्म भी नहीं आती है, एक बच्चे की मदद नहीं कर सकते। थू है तुम लोगों पर। उसके बाद क्या था, वो तीनों लोग जो थे उन तीनों ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करी और उन्होंने अपना जो असली चेहरा था वो दिखाया। उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और उनका जो आंखें थी उनकी वो पूरी काली थी। वो तीनों रोहित को घेर कर खड़े हो गए। उसके बाद उन तीनों में से एक ने कहा, तेरा नाम रोहित है, तेरा गांव आजमगढ़ में पड़ता है। बचपन में एक बार तूने एक लड़की के साथ छेड़खानी करी थी और उस लड़की ने तुझे चप्पलों से पीटा था और उसने तुझसे हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई थी। सच है कि नहीं? और तभी रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच थी। बचपन में ये सब रोहित के साथ हो चुका था। तभी रोहित को पीछे से आवाज आई, एक बार तूने अपने बाप के पैसे चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में लेकर गया था और उसके साथ क्या क्या किया वो भी बताओ। जब रोहित ने ये बात सुनी तो ये सुनकर वो और भी ज्यादा दहशत में घिर गया और तभी उसके बाईं साइड से आवाज आई, एक बार तूने शादी में अपनी ही बहन के साथ, जो बहुत दूर की तेरी बहन लगती है, उसके साथ कुछ करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कोशिश तेरी नाकामयाब हो गई। बोल, सच है कि नहीं? ये सारी बातें सुनकर रोहित जो था वो बस गिड़गिड़ाने लगा और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। और तभी वो तीनों जो थे वो धीरे धीरे रोहित का पीछा करने लगे। उनकी सफेद शक्ल और काली आंखें इतनी ज्यादा डरावनी थी कि कोई भी मजबूत दिल का व्यक्ति अपनी पैंट में पेशाब कर दे। जैसे ही रोहित ने वहां से भागने की कोशिश करी और कुछ कदम बढ़ाए तो उसने अपने सामने देखा कि वही गुंडे हाथ में चाकू लिए खड़े हैं और रोहित को देखकर एक अजीब सी मुस्कुरा रहे हैं। और तभी रोहित वहां पर चीख पड़ा और उन तीनों प्रेतों ने, आत्माओं ने, आप जो मर्जी उन्हें नेगेटिव एनर्जीज ने समझ लीजिए, उन तीनों ने कहा, यही लोग थे ना जो तेरे पीछे पड़े हुए थे? वो तीनों प्रेत हंसने लगे और वो जो सारे गुंडे थे वो भी हंसने लगे और एक एक करके हवा के झोंके की तरह गायब हो गए। रोहित की जो आंखें थी वो एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रोहित वहीं पर घुटने के बल आकर किसी बच्चे की तरह रोने लगा और रोते रोते उसे एक आवाज सुनाई थी। कोई भारी भरकम व्यक्ति वहां पर चलता हुआ आ रहा था और उस आने की आवाज को सुनते ही वो तीनों प्रेत एकदम चुप हो गए और सीधा खड़े हो गए। उसके बाद रोहित ने सामने की ओर देखा तो एक तांत्रिक जो था वो अपने हाथ में एक इंसानी खोपड़ी लेकर उसी की तरफ चलता हुआ आ रहा था और वो रोहित के सामने आकर खड़ा हो गया। वो तांत्रिक दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था और उसके पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी।
उसकी लंबी लंबी जो जटाएं थी उसके बाद वो जो तांत्रिक थे उन्होंने उन तीनों प्रेतों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और ये सब रोहित के सामने हो रहा था। रोहित ने गिड़गिड़ाते हुए वो जो तांत्रिक थे उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? मुझे बताइए, ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? उसके बाद वो जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा, तो इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? जो भी कुछ रोहित के साथ हुआ था वो सारी बातें रोहित ने बताई। उसके बाद वो जो तांत्रिक थे उन्होंने कहा, ठीक है, ये ले, ये भभूत है, इसे खा लियो, और हाँ, याद से खाइयो। अगर तू इसे नहीं खाएगा तो इनमें से कोई भी प्रेत छूट कर तुझसे चिपट जाएगा। याद रखियो, इस भभूत को खा लियो पूरा का पूरा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और तूने यहाँ जो कुछ भी देखा है इसे किसी को बताइयो मत, और अगर तूने बताया तो याद रखियो मैं इन तीनों प्रेतों को तेरे पास भेज दूंगा, और ये तेरे साथ क्या क्या करेंगे मैं खुद नहीं जानता। समझा? चल उठ और भाग यहां से, वापस नजर मत आना रात के वक्त शमशान घाट में। रोहित जो था वो बस उस भभूत को लेके वहां से भागा। उसके बाद जैसे ही वो शमशान घाट से बाहर पहुंचा तो खुशकिस्मती से उसे एक ऑटो मिल गया और उसी ऑटो में बैठकर वो अपने घर पहुंच गया। सुबह जैसे ही वो उठा तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन में गया और उसने उन सभी गुंडों के खिलाफ FIR लिखवाई और साथ ही साथ अपनी गाड़ी को टो भी करवाया। ये सारी चीजें करने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जो कुछ भी उसने शमशान घाट में देखा था वो बिल्कुल भी भुलाने लायक नहीं था। ऊपर से वो जो भभूति थी जो उस तांत्रिक ने दी थी वो भभूति बहुत काली सी थी और उसे देखकर ही रोहित को उल्टी आ रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसे ये भभूत खानी चाहिए या फिर नहीं खानी चाहिए। उस तांत्रिक ने कहा था कि अगर ये भभूत उसने पूरी नहीं खाई तो फिर वो सारे भूत हो सकता है छूटकर उससे चिपट जाए। उसने बहुत बार कोशिश करी लेकिन वो उस भभूत को खा नहीं पाया। वो जब भी कोशिश करता तो उसे उल्टी आती और वो उस भभूत को साइड में रख देता। उसने उस भभूत को एक सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दिया था और धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भभूत खाने का ना खाने का कोई फायदा नहीं है, बात एक ही है। और यही सोचकर वो अपनी लाइफ में एक बार फिर से वापस लौटने लगा। उसका जो रवैया था, उसका जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। जहां वो पहले 3 या 4 रोटी खाता था अब वो 12 से 15 रोटी खाने लगा। उसका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसकी जो मेंटल हेल्थ थी वो एक अजीब ही लेवल पर जा रही थी। रोहित की जो मम्मी थी वो एक बहुत ही धार्मिक किस्म की औरत थी। उन्हें सुबह शाम पूजा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। वो जब भी सुबह उठकर आरती करती तो रोहित जो था वो बहुत सड़े सड़े मुंह बनाकर घर से बाहर निकल जाता और ये रोहित की मम्मी काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी। और एक बार उन्होंने रोहित से पूछ लिया, ए रोहित, आजकल तुझे हो क्या गया है? मैं सुबह सुबह जब भी मंदिर में आरती करती हूँ तो कहीं भाग जाता है। तू पागल है क्या? सुबह सुबह भगवान के आशीर्वाद लेने चाहिए और तू आरती देखते ही भाग जाता है। उसके बाद रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित का इतना अजीब व्यवहार उसकी मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा डरावना था, क्योंकि रोहित की मम्मी को पता था कि ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब किसी पर ऊपरी साया हो। रोहित की मम्मी को लगा कि धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट चीज़ें जो थी वो बद से बदतर होने लगी। अब रोहित को रात में अपने आप चलने की बीमारी लग गई। जब भी सारे कमरे बंद हो जाते, हर कोई अपने कमरे में सो जाता, तभी रोहित उठकर अपने आप चलने लगता और कभी कभार तो वो घर से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता। और ये बात
रोहित की मम्मी को तब पता चलती जब घर में खटपट होती। रात के 2-3 बजे जब रोहित की मम्मी ने कुछ आवाज़ें सुनी जैसे कोई कमरे से बाहर निकला है और किसी ने दरवाज़ा खोला है, तो वो अपने कमरे से बाहर निकली और उन्होंने रोहित के पापा को भी जगाया। दोनों हस्बैंड वाइफ जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि घर का जो मेन दरवाज़ा था वो खुला हुआ था और रोहित जो था वो धीरे धीरे करके एक सीढ़ी उतर रहा था। तभी रोहित की मम्मी ने कहा, ए रोहित, इतनी रात को कहाँ जा रहा है? तभी अचानक से रोहित की आंखें खुली और रोहित की मम्मी और रोहित के पापा ने देखा कि रोहित की पूरी आंखें काली थी और रोहित अपने मम्मी पापा के सामने ही सीढ़ियों से छलांग लगाकर नीचे कूद गया और उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट आई। रोहित के पापा बहुत ज्यादा घबरा गए और उसे हॉस्पिटल ले गए। रोहित के पड़ोसी भी जो थे वो भी वहां पहुंचे। उन्होंने रोहित का सब कुछ एडमिट वगैरह रोहित को करवाया, जो भी हॉस्पिटल का वर्क होता है। उसके बाद डॉक्टर ने चेक किया और डॉक्टर ने सब कुछ चेक करने के बाद कहा कि बस सर पर थोड़ी चोट आई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब चोट तो थोड़ी बहुत लगी थी, लेकिन रोहित के पापा को और रोहित की मम्मी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आवाज़ लगाते ही अचानक से जब रोहित ने आंखें खोली तो उसकी आंखें काली क्यों थी और वो अचानक सीढ़ियों से कूदा क्यों। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का राज क्या है? तकरीबन 1 हफ्ते तक रोहित हॉस्पिटल में एडमिट रहा। दिन के वक्त तो वो बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन रात के वक्त उसकी हरकतें जो थी वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाती थी। कभी वो अपने हाथ को काटने लगता, कभी वो नर्स को परेशान करता और कभी उसकी आवाज़ बदल जाती। धीरे धीरे उसका जो वज़न था वो कम होना शुरू हो गया और उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब होने लगी। उसकी शक्ल देखकर ही लगता था कि इस बेचारे को कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रोहित कहीं ना कहीं मरता जा रहा था और उसके अंदर कोई दूसरा इंसान जन्म ले रहा था। मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाती थी। वहां के सबसे बड़े महंत के पास जाकर उन्होंने अर्जी लगाई और उन्होंने बातचीत करी। उसके बाद वो जो महंत थे उन्होंने काफ़ी देर ध्यान लगाकर सारी चीज़ें देखी और दिव्य दृष्टि की मदद से पता किया कि आखिर रोहित के साथ क्या क्या हुआ था, और सारी चीज़ें उन्होंने रोहित की मम्मी को बताई और रोहित की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई। वो जो महंत थे उन्होंने कहा कि जैसे ही डॉक्टर उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दे उसे सीधा मंदिर ले आना और उसे कुछ बताना नहीं। अगर तुम उसे बताओगे कि तुम उसे मंदिर लेकर आ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, इसलिए बिना बताए उसे लेकर आना। जब ये बात रोहित की मम्मी को पता चली तब उन्होंने अपने घर से अपने 2 भाइयों को बुला लिया और सारी बातें बताई। उसके बाद वो 2 भाइयों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंची और जब डॉक्टर ने डिस्चार्ज होने के लिए कह दिया तब वो रोहित को नॉर्मली अपनी कार में बैठाकर लेकर जा रहे थे। रोहित को यही लग रहा था कि वो घर जा रहा है, इसलिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट अचानक से उसके शरीर में एक अजीब सी कंपन होने लगी, क्योंकि कार जो थी वो मंदिर के पास आ रही थी और जैसे जैसे मंदिर के पास कार आ रही थी वैसे वैसे कंपन जो थी वो बढ़ती जा रही थी। रोहित के दोनों मामा ने रोहित के शरीर को पकड़ा और अचानक से ही रोहित जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी आवाज़ भारी हो गई और वो बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लगा अपनी माँ को, अपने दोनों मामाओं को। और रोहित की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रोहित के पापा कार ड्राइव कर रहे थे और रोहित के दोनों मामाओं ने रोहित को पकड़ा था। जैसे तैसे घसीटते हुए बहुत मुश्किल से वो रोहित को उस मंदिर के अंदर लेकर जा पाए। जैसे ही वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही उसकी जो हरकतें थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी और रोहित को वो जो बड़े महंत थे उनके पास बैठाया गया। उन महंत ने एक गंगा जल जो था उसका छिड़काव रोहित के ऊपर किया और गंगा जल के छिड़काव करते ही रोहित बेहोश हो गया। उसके बाद उन्होंने कुछ पूजा वगैरह करी और रोहित के माथे पर टीका लगाया। थोड़ी देर बाद रोहित होश में आया और उसने कहा, मम्मी मम्मी सर बहुत भारी टाइप का लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे काफी समय से बहुत बोझ था सर पर और धीरे धीरे वो कम हो रहा है। बहुत बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। उसके बाद वो जो महंत थे उन्होंने बताया, बेटा उस शमशान घाट में उस तांत्रिक ने जो भभूत तुम्हें दी थी वो तुमने खाई तो नहीं। उसके बाद रोहित ने ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों में उसके साथ क्या हो रहा था उसे खुद भी पता नहीं था। और उन महंत ने जब ये सारी बातें खोली तब रोहित को वो बात याद आने लगी कि उस तांत्रिक ने बोला था कि अगर वो किसी को भी सारी बातें बताएगा तब बहुत बुरा हो जाएगा। और रोहित जो था वो सारी चीज़ों से मना करने लगा, लेकिन वो जो महंत थे उन्होंने रोहित का चेहरा पढ़ लिया और वो समझ गए कि ये बच्चा घबराया हुआ है। और उन्होंने कहा कि बेटा तुम घबराओ मत, कोई भी तांत्रिक, कोई भी पिशाच, कोई भी नेगेटिव चीज़ भगवान से बढ़कर नहीं होती। तुम बस अब तुम भगवान की शरण में हो तो जो कुछ भी है सच बोलो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, समझे तुम। बहुत घबराते हुए रोहित ने सारी बातें बताई और ये भी बताया कि उसने भभूत जो है वो अपने कमरे के ड्रॉर में रखी हुई है। उसके बाद वो जो महंत थे उन्होंने रोहित की मम्मी से कहा, आप अपने दोनों भाइयों में से किसी को भेजिए और उनसे कहिए कि एक लोटे में गंगा जल लेकर जाए और उस भभूत को एक पॉकेट में पॉलीथीन में पैक करके उस गंगा जल वाले लोटे में डालकर यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद क्या था, रोहित की मामा ने ये बात सुनते ही हाँ में सर हिलाया और वो निकल गए। तकरीबन 1 घंटे बाद वो एक लोटे में जिसमें गंगा जल था उसमें उसी भभूत को पॉलीथीन में पैक करके वहाँ लेकर आए। और सभी के सामने ही वो जो महंत थे उन्होंने उस राख को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और कुछ मंत्रों का जाप किया। उसके बाद वो जो राख थी वो गायब हो गई। जैसे ही वो राख खत्म हुई वैसे ही रोहित को अच्छा लगने लगा। उसकी जो तबीयत थी वो नॉर्मल होने लगी और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। वो जो महंत थे उन्होंने एक फल की टोकरी रोहित के सामने रखी और बोला कि खाओ बेटा, ये प्रसाद है, जितना हो सकता है उतना खाओ। और रोहित ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। और वो जो माता जी थी रोहित की, उन्होंने उन महंत के पैर पकड़ लिया और बोला कि आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। और उन महंत ने कहा कि आपके बच्चे की जान ऊपर वाले ने बचाई है। ये तो अच्छा हुआ कि इसने उस तांत्रिक की दी हुई भभूत नहीं खाई। अगर ये थोड़ी सी भी भभूत खा लेता तो इसके शरीर में हजारों पिशाचों का वास हो जाता। वो सारे पिशाच इसे अपने साथ ले जाते और जिस तांत्रिक ने इसे भभूत दी थी ना, ये भी सारे पिशाचों के साथ उसका गुलाम हो जाता। ये भभूत उसने इसी मंशा से इस बच्चे को दी थी कि ये इस भभूत को खाकर मर जाए और मरने के बाद उसका गुलाम बन जाए। और जब ये सारी बात रोहित को पता चली तो बस उसका जो हार्ट था वो मानो फेल हो गया और उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, अच्छा हुआ मैंने ये भभूत नहीं खाई, वरना तो अब तक मेरी चिता जो थी वो जल चुकी होती और मैं भी उन्हीं लोगों की तरह जो मुझे शमशान घाट में मिले थे, उन्हीं की तरह शमशान घाट में कहीं ना कहीं पड़ा होता। उसके बाद रोहित से कहा गया कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, मंदिर में दर्शन किया करो और भगवान को हमेशा याद करते रहा करो और शमशान घाट में अब कभी भी भूलकर मत जाना, क्योंकि अब तुमसे पिशाच, भूत, प्रेत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए कभी भी शमशान घाट में मत जाना। तब से लेकर आज तक रोहित ने कभी भी शमशान घाट की तरफ देखा तक नहीं है और आज वो एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। लेकिन वो आज भी बताता है कि उसे वो तांत्रिक कभी कभी सपनों में आकर डराता है और जब भी वो सपनों में आकर रोहित को डराता है तब रोहित को मंदिर में जाकर माथा टेकना ही पड़ता है, वरना उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो दोस्तों यही थी कहानी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में ज़रूर मज़ा आया होगा। आखिर इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, आपको आवाज़ अच्छी लगी कि नहीं लगी, अपने जितने भी ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।